हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पर बउआ हम लोग जो लाइट पढ़ रहे थे उसमें आपको 3 पार्ट कर दिए थे, ये आपका चौथा पार्ट होने वाला है। तो लाइट में जो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन है ना, जो प्रकाश का प्रवर्तन वो खत्म हो गया। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग देख रहे थे, क्रिटिकल एंगल तक हम लोग देख लिए थे। क्रांति कोण क्या होता है और उसको प्राप्त करेंगे क्या शर्त था, ये टोटल चीजें हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग को शुरू करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला जो सिचुएशन है ना, वहां शुरू करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज, आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए बुआ, हम लोग को जहां तक पढ़ रहे थे, देखो आप लोग को पीडीएफ भी दिए थे, तो जहां पढ़ रहे थे ना वहां पर हम लोग को बुआ हम लोग को लाइट में जहां तक वो हो गया था उसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहां तक हम लोग, हाँ यहां से हम लोग को शुरू करना है। इससे पहले ऊपर वाला सारा सिचुएशन आपको करवा दिए थे, पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है ना, उसको शुरू करना और क्रांति कोण प्राप्त करे के विधि तक टोटल डिस्कस कर दिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना हुआ क्या, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या समझते हैं, इसका शर्त और अनुप्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका शर्त चाहिए और अनुप्रयोग चाहिए, ठीक है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, आपको बताया था ना कि सघन से अगर विरल में जाएगा, एक बात आप समझिए, यहां पर ध्यान से जरा इसको समझिएगा। अगर प्रकाश बहुआ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, सघन। जैसे मान लीजिए यहां पर यह सघन माध्यम है ना, सघन है, और इधर कौन सा माध्यम है बहुत, इधर दिए हैं विरल माध्यम, विरल है ना। और यहां पर फेज बाउंड्री है, मतलब ये वाला फेज बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है, एक नीचे वाला सबके सब माध्यम सघन है, ऊपर वाला विरल है। अच्छा, इसको अभिलंब बोले हैं। अब अगर प्रकाश को हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर लेके जाते हैं, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर लेके जाएंगे, प्रकाश को सघन से इसे विरल लेके जाएंगे तो हमेशा विलंब से दूर भागेगा। आपको है ना बताए थे कि विरल में रह, वहां ट्रिक भी समझाया कि विरल में रह है तो हमेशा विलंब से दूर भागेगा। अगर ये वाला कोण क्रांतिक कोण से के बराबर होता है तो यहाँ पर ए वाला जो लाइन यहाँ पर खींचे होगा, ए वाला लाइन ऐसे नहीं रहेगा, और ए वाला जो लाइन यहाँ पर होने वाला है इस सीधे इधर पास कर जाएगा। इसके लिए अपवर्तन कोण का मान पिछला क्लास में बताएं कि 90 डिग्री होता है। क्रांति है ना, यहाँ पर आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए है ना, क्रांति जो आपका परावर्तन कोण है बोला, या सॉरी अपवर्तन कोण जो है ना, आपतन कोण का एक ऐसा मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि आप प्रकाश को क्रांति कोण से भी अधिक पर भेज दिए हैं, क्रांति कोण तो ही है, उकरो से ज्यादा, आप प्रकाश को यहां से नहीं भेजे, यहां से नहीं भेजे, आप लाइट को यहां से भेज दिए, क्रांति कोण से भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में जाके उन्हें नहीं चल जाएगा, है ना, आओ सनम और जाओ सनम वाला कंडीशन हो जाएगा, आएगा टकरा के चल जाएगा। इसे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का सीधे परावर्तन हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। अगर बउआ प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार, सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करावल जाए, इस प्रकार से भेजा जाए कि उसके आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक हो जाए। देखिए आपतन कोण का मान इतना था, ये वाला आपका क्रांति कोण है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक से भी ज्यादा हो जाए तो इस स्थिति में प्रकाश के मतलब इस वाली स्थिति में प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, प्रकाश के अपवर्तन न होकर प्रकाश का प्रवर्तन हो जाता है। जहां पर प्रकाश ऐसे गया है इस तरह से टकरा के इधर लौट जाएगा तो प्रकाश का प्रवर्तन हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बहुआ लोग हम कहना ही चाहते हैं यहाँ पर ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है कि सबसे पहले प्रकाश कहां से हुआ, तो सघन माध्यम से विरल में जाएगा, ठीक है। सघन से कहां जाएगा, विरल में, पहला कंडीशन। दूसरा कि सघन से विरल में इस प्रकार जाएगा, यहां पर है ना जो अभिलंब होता था अभिलंब को डाल दिए हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार से जाना है इसको, यहां आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक हो, तब प्रकाश का बुआ अपवर्तन न होकर प्रकाश का प्रवर्तन हो जाता है। ऐसे गया है यहां पर और फिर इधर आके टकरा के लौट आया है, नहीं तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ये कहना कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करे कि उसके आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक हो, तो इस स्थिति में प्रकाश के अपवर्तन न होकर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इसको बोलते हैं है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त होता है, शर्त भी आपको पूछता है। तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त, पहला तो यही रहेगा कि प्रकाश को हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए। सघन से कहा जाना चाहिए, सघन से विरल माध्यम में, पहला। और दूसरा जो आपतन कोण का मान यहां पर होगा ना, कि क्रांति कोण से भी अधिक होना चाहिए। जो क्रांति कोण है वो क्रांति कोण से भी ज्यादा है ना होना चाहिए। जो डिफिनेशन आपको बता रहे हैं यही तो कह रहे हैं कि यदि प्रकाश है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करे कि उसके आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी अधिक हो, तो इस स्थिति में प्रकाश का है ना
प्रकाश का अपवर्तन न होकर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले कंडीशन में हुआ, यहां पर दो गो शर्त रहता है, इसका कंडीशन में दो गो है, शर्त में दो गो कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए, पहला। दूसरा, यहां आपको ध्यान रखना है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से भी अधिक होनी चाहिए। तो आ जाइए, हम जहां पर पढ़ रहे हैं तो वहां पर आ जाते हैं बुआ। चलो यहां पर आ जाइए, कंडीशन में यहां पर क्या है जरा देख लो, टोटल केसेस का आपको नोट्स लिख दिए हैं, देख लो पहले इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें लिखा गया है। नोट्स को जरा जल्दी से चलो पढ़ो, तो क्या लिखा गया बुआ, नोट्स में पढ़ लीजिए क्या लिखा गया है। पूर्णांतिक परावर्तन से क्या समझते हैं, इसका शर्त और अनुप्रयोग भी पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले पूर्णांतिक परावर्तन का परिभाषा क्या रहेगा, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करे, है ना, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार प्रवेश करे कि उसके आपतन कोण का मान देख लो, उसका आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो, तो इस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन न होकर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले कंडीशन में होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यहां पर आपको करना क्या है, एक चित्र बनाना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में यहां चित्र कैसे बनावेंगे, तो यहां सबसे पहले एक लाइन ऐसे खींच दो, नीचे लिख देना है होगा कोची, तो सघन माध्यम हो जाएगा, इस सघन माध्यम है, ऊपर लिख लेंगे होगा विरल माध्यम, लिख लेना है विरल माध्यम हो गया। अब यहां पर होगा ये एक अभिलंब ऐसे डाल दीजिएगा, ये अभिलंब आपका हो गया है, यहां से लाइट को ऐसे भेजो और फिर इधर लेके चला वो, बस हो गया। ये वाला कोण जो है क्रांति कोण से ज्यादा रहेगा, ये हो गया, ऐसे गया है फिर इधर लौटा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, आ जाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त बोला था, अभी समझाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केगो शर्त होता है हुआ देख लो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त होता है सर जी, दो शर्त में कौन कौन है जो बता दीजिए। तो दो शर्त में सबसे पहला तो यही है कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से कहा जाना चाहिए, विरल माध्यम में। और दूसरा कि आपतन कोण का मान उत्क्रांति कोण से भी अधिक होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, पहला में इसको याद रखो। दूसरा, प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तो दो गो इसमें है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बुआ, इसका एक इंपोर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन आपको एकदम निश्चित पूछा है, ये देख लो एकदम इंपोर्टेंट में से है बुआ, यहां से क्वेश्चन तो आपको एकदम श्योर रहता है। यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे रहेगा जाएगा आपको हम समझाते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कहा क्या गया है, इसका अनुप्रयोग पूर्ण आंतरिक है ना जो परावर्तन, इसका अनुप्रयोग लिखने के लिए बोला है। अनुप्रयोग मतलब कहां कहां इसका यूज होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका देखा होगा, जो गर्मी के मौसम में रेगिस्तान या सड़क पर आपको जलाशय नजर आता है। आप गर्मी के मौसम में अगर रोड से जा रहे हैं ना तो आपको लगेगा अरे आगे तो पानी है, लेकिन आगे पानी होता नहीं है। जैसे आप रोड पे जाते हैं ना, चाहे आप रेगिस्तान में चल जाइए जहां बालू अधिक होता है, तो जहां बालू है ना वहां भी आप ऐसे नजर उठा के देखो, वहां पानी नहीं है ना, पानी नहीं रहेगा, पानी होता नहीं है, पानी होने का भ्रम, जल होने का भ्रम हो जाता है केवल हम लोग को, और उसी भ्रम को बोलते हैं मृग मरीचिका, है ना। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना, जलाशय आपको लगेगा यहाँ तो पानी का भंडार है, ढेर मनी पानी है, तो रोड पर आप गर्मी के मौसम में देखे होंगे ऐसा नहीं, लगता है कोई बड़ी पानी है लेकिन पानी होता नहीं है, लगता है कह रहे वो लड़कियां हमारे लगे बनी है, बाद में पता चले कह रहे हो तो कोई और है ना, मतलब कह रहे हैं, समझो यार। अरे चलो, हम ये कहना चाहते हैं कि गर्मी के मौसम में सड़क या तो रेगिस्तान, जो रेगिस्तान होता है जहां बालू की मात्रा अधिक होता है, तो गर्मी के मौसम में सड़कों या रेगिस्तान में जलाशय होने का भ्रम होना, ये केवल भ्रम आपको होगा, होता नहीं है। इन्हें कि रोडवा पर कौन पानी लाके रख देगा, रोडवा पर कहां से पानी आवेगा, केवल जलाशय होने, जल है ना, जल होने का भ्रम होता है, वहां पर केवल भ्रम होता है, तो उसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। तो पहला हो गया मृग मरीचिका। पूछता है कि मृग मरीचिका कौन सिद्धांत पे कार्य करता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। हीरे का चमक ना, जानते हैं कि हीरा जो रहता है उसको इस प्रकार काटा है ना, तराशा जाता है ना, एकदम उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, पूरा चमकता है। तो हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो एकदम निश्चित ही पूछेगा आपको, ऑप्टिकल फाइबर कौन सिद्धांत पे कार्य करता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। और प्रिज्म जो आप पढ़ते हैं ना, प्रिज्म का कार्य सिद्धांत, इस सबके सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो आपको ध्यान रखना है होगा, इस सबके सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला में कुछ बता है, तो मृग मरीचिका का बनना, दूसरा हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का आगे समझाते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, मृग मरीचिका भी आगे समझा देते हैं, प्रिज्म का कार्य सिद्धांत, सबके सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए, आई थिंक आप सबको पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल समझ में आ गया है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो चीज मैं यहाँ आपको समझाया है ना, इसको आगे लेके बढ़ते हैं कि मृग मरीचिका क्या होता है,
हीरा कैसे चमकता है, ऑप्टिकल फाइबर, इस सब के बारे में डिटेल में। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ दिया है कि मृग मरीचिका है ना, मृग मरीचिका या मिराज क्या है और यह कैसे बनता है, इसके बारे में बताना है। मृग मरीचिका या मिराज क्या होता है, कैसे बनता है, जो यहाँ पर क्वेश्चन है। देखो पहले मृग मरीचिका होता कोई चीज समझ लेना। तो गर्मी के मौसम में, यहां देखो लिखा है कि गर्मी के दिनों में रेगिस्तान या सड़कों पर, कहां हुआ अभी तो समझा रहे थे कि रेगिस्तान या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना, होता नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि पानी है लेकिन पानी होगा नहीं, इसी वाला घटना को बोलते हैं मृग मरीचिका। आपको लगे क्या लगता है, जब पानी है दौड़ के जाएंगे पी लेते हैं, जैसे बढ़ते हैं तो फिर लगता है वो तो आगे चल गया, फिर आगे वैसे वैसे है ना चलते चल जाओ, वहां पर होता ही नहीं है, केवल आपको भ्रम हो है ना, केवल आपको भ्रम रहता है ऐसा। तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना है ना, मिराज कहलाता है ना। मिराज यहां पर लिखा गया, मरीज नहीं हुआ ना, मिराज या है ना मरीचिका कहते हैं, इसको सुधार लीजिएगा। तो चलिए इसका परिभाषा सबको आ गया है, सब लोगों को इसका परिभाषा समझ में आ गया। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना, ये मरीचिका कहलाता हुआ या मिराज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, जो मरीचिका होता है या मिराज होता है, कौन सिद्धांत पे कार्य करता है ना, मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पहले इतना लिख लेना है। ये अगर 5 और कैसे बनता है जो है, तो देखो गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक गर्म हो जाता है, सही है। बालू में देखते हैं गर्मी के दिन में अगर नदी होगा ना आपके गांव में, तो नदिया में जरा गर्मी के दिन में जाएगा, पैरवा जो बिना चपलवा के जाइए उसके बाद समझ में आता है, पूरा एकदम छटपटा देता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जहां पर हवा, जहां पर स्थान गर्म हो जाता है ना, वहां का हवा पतला हो जाता है और बिरल माध्यम जैसा कार्य करता है। कौन सा माध्यम, बिरल, जो गर्म वायु होता है वो बिरल, गर्म वायु बिरल माध्यम जैसा कार्य करता है, गर्म वायु जो रहेगा ना वो बिरल माध्यम हो जाएगा। तो यहां देखिए गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक गर्म हो जाता है, सही है, रेत काफी अधिक गर्म हो जाएगा, जिसके कारण रेत के नजदीक के वायु गर्म हो जाता है। क्या दिक्कत है, अगर वो नीचे अगर बालू है तो बालू ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर थोड़ा जो है ना उसके नजदीक जो वायु रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा। और देखिए जो नजदीक वाला वायु है वो वाला कुछ हो जाएगा गर्म, तो रेत के नजदीक वाला, जैसे यहाँ पर रेत ऐसे है तो इसके नजदीक वाला वायु गर्म हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला जितना वायु रहेगा इस सबके सब ठंडा रहेगा, नीचल का अपेक्षा ऊपर तो ठंडा रहेगा, तो ऊपर वाला जो वायु होता है वो ठंडा होता है। क्लियर है, ऊपर वाला वायु कौन चीज, मतलब ऊपर वाला जो वायु रहेगा ठंडा रहेगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको बताएं कि है ना मिराज क्या होता है या मृग मरीचिका किसको कहते हैं, तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना, है ना, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में या सड़कों पर जलाशय होने का भ्रम होना मरीचिका कहलाता है। इसके बाद सिद्धांत लिखना था, कौन सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सीधे कहना है कि जो मिराज होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए अच्छा, इसके बाद इतना ही से नहीं माना है, इसके बाद एक बात और कहा गया कि कैसे बनता है ये भी बता दीजिए। तो कैसे बनता है, पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम में आपको लिखना है, कैसे लिखना है समझिए। कहते हैं कि गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण रेत के नजदीक वाला जो वायु होता है ना वो गर्म और उसके ऊपर वाला वायु ठंडा हो जाता है ना। ये रेत अगर यहाँ पर है, देख लीजिए, अगर यहाँ पर बालू है तो यहाँ पर वो है ना ये गर्म रहेगा, और इसके ऊपर का जो हवा जितना रहेगा, इसके ऊपर वाला जितना हवा रहेगा, इस सबके सब ठंडा होगा। गर्म जो हवा होता है, वो जो गर्म हवा होता है वो बिरल माध्यम होता है, और ठंड का जो हवा रहता है वो सघन होता है, ज्यादा घना। आप एग्जांपल में देख लीजिए ना, ठंडा के मौसम में जाओ तो ठंडा के मौसम में टेम्परेचर कम रहता था, कुहा लग रहता, ज्यादा घना होता, ज्यादा सघन होता है। और गर्मी के मौसम में देखिए अगर गर्म रहेगा ना तो है ना बिरल माध्यम, और ठंड का जो रहता है वो ज्यादा घना होता, सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। लिखा गया कि गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण रेत के नजदीक का वायु गर्म और ऊपर वाली वायु ठंडा, है ना, रहती है। गर्म वायु बिरल माध्यम एवं ठंडा वायु सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। गर्म जो हवा रहेगा ना कोची हो गया, बिरल माध्यम हो गया, और ऊपरी वो ठंडा है तो ठंड का कोची रहेगा, सघन माध्यम जैसा कार्य करेगा। अब दूर से ऊपरी से मान लो, ऊपरी से कोई ऐसे करके प्रकाश आया, दूर स्थित कोई वस्तु है, दूर स्थित वस्तु से जब प्रकाश आवेगा ना तो इन्हें से प्रकाश आवेगा तो कौन सा माध्यम मिला, पहले सघन मिला है, और सघन से कहां जाएगा, बिरल। तो जब सघन से बिरल में जाएगा तो बताइए अभिलंब से दूर भागेगा, तो सघन से, अभी तो पूर्णांतिक परावर्तन बताया था कि प्रकाश को हमेशा सघन से बिरल में जाना चाहिए, तो जैसे सघन से बिरल में जाएगा ना तो इन माध्यमों से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ना तो उसमें है ना मिराज का निर्माण हो जाता है, मृग मरीचिका बन जाता है।
यही तो है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना चाहिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना ही पड़ेगा। तो ऊपरी वाला वायु ठंडा है बउआ, ठंड का वायु जो होता है, जो हवा होता है, ठंडा वाला जो हवा होता है वो कोची होता है, सघन माध्यम होता है। और इधर नीचे जो रेत के नजदीक वाला गर्म है तो विरल माध्यम है। तो प्रकाश जब भी आवेगा तो सघन से विरल में आवेगा। इन माध्यमों से प्रकाश का होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका मतलब कि उसमें है ना मिराज का निर्माण हो जाएगा। तो मिराज का निर्माण तो ऐसे ही होता है। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं बुआ, इसका जो कार्य सिद्धांत वाला है ना इसको यहां से देखिए रिपीट कर देते हैं। यहां से आ जाइए, समझ लीजिए क्या कह देंगे इसका टोटल यहां पर स्टेटमेंट लिख दिए हैं। देख लो, गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक क्या हो जाता है बुआ, गर्म हो जाता है, जिसके कारण रेत के नजदीक की वायु गर्म, रेत के नजदीक वाला वायु गर्म और ऊपर वाला वायु को हो जाएगा ठंडा हो जाता है। अच्छा, गर्म वायु विरल माध्यम के जैसा, गर्म जो हवा होता है विरल माध्यम और ठंडा जो वायु होता है उस सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। ये क्लियर है। अब देखिए, किसी ऊंची या दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश का इन माध्यमों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आने वाली प्रकाश का इन माध्यमों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण मरीचिका का निर्माण होता है। कहानी खत्म हो गया। बस इतना ही आपको लिखना है, पार्ट नंबर का रहता हुआ। समझ में आ गया यह स्टेटमेंट? तो टोटल सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गर्मी के दिनों में रेत काफी अधिक गर्म हो जाता है ना, रेत के नजदीक के वायु गर्म एवं उसके ऊपर वाला जो वायु होता है वो ठंडा होता है। अच्छा, गर्म वायु विरल माध्यम एवं ठंडा वायु जो होता है हवा होता है उस सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। किसी दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों का इन माध्यमों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जिसके कारण यहां पर मरीचिका का निर्माण होता है, मृग मरीचिका बनता है। क्लियर है? तो चलिए, मृग मरीचिका को हम समझा दिए हैं। अगला में आ जाते हैं क्या दिया गया देख लो। अब यहां पर कुछ चीज और है बुआ, देखो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट में से आया है, एकदम अति महत्वपूर्ण, एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए बुआ 2023 में यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब 2023 को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हीरा जो होता है बुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। किसी को कोई परेशानी है? नहीं। ये तो पहले बताया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कौन कौन कार्य करता है। तो सबसे पहला बताए थे कुछ मृग मरीचिका का बनना, दूसरा हीरा का चमकना बताए थे, ऑप्टिकल फाइबर बताए हैं और प्रिज्म का कार्य सिद्धांत। चार को एकदम दिमाग में सेट कर लो। ये चारों का चारों जो कार्य करता है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा काहे चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अच्छा, हीरा का अपवर्तनांक एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा हुआ 2.24। देख लो, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। ध्यान रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा के लिए म्यू का मान कितना? 2.42 होता है। एकदम ध्यान रखो, म्यू अपवर्तनांक। तो हीरा के लिए अपवर्तनांक का मान होता है 2.42, याद रहेगा 2.42। अच्छा देखिए, आप क्रांति कोण का मान एक थोड़ा सा मैनेज कर लो, दशमलव को उठा के यहां से यहां कर दीजिए। तो जैसे यहां कीजिएगा ना तो ये वाला जो वैल्यू आपका बन जाएगा 24.2 बनेगा, लेकिन 24.4 लिखना, दूर मत लिखना। अरे दशमलव को उठा के जब मारो ना फट से यहाँ पे घुसा दिए दशमलव को, अगर वहां पर लिख दीजिएगा तो 24.4 आ जाएगा। तो 24.4 डिग्री होता है। देख लो, यहां तक में कोई दिक्कत है? 2 पॉइंट समझाए हैं, दोनों एकदम मेमोरी में सेट करो। पहला, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, फर्स्ट। दूसरा हो गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। और हीरा का जो क्रांति कोण होता है 24.4 डिग्री होता है। क्रांति कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री। दोनों ध्यान रखना है, दोनों में से कोई एक डाटा 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछल है। अगला, हीरा को इस प्रकार काटा, घिसा या तराशा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है ना, इस प्रकार काटा जाता है कि उसके किसी भी फलक से अगर उसके अंदर प्रकाश घुस गया ना बुआ तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसका हो जाएगा। किसी भी फलक से, फलक मतलब उसका सतह, कोई भी अगर मान लीजिए हीरा ऐसे है ना, हीरा से एजा से घुस जाए, एने से घुस जाए, एने से घुस जाए, कहीं से अगर इसके अंदर प्रकाश प्रवेश कर गया, प्रकाश अगर इसके अंदर घुस गया तो इसके है ना, इसके पश्चात क्या हो जाएगा कि इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और हीरा चमकने लगता है। हम कहना ही चाहते हैं कि अगर हीरा को इस तरह से काटा, घिसा या तराशा जाता है ना कि हीरा के किसी भी फलक से, किसी भी सतह से प्रकाश अगर अंदर प्रवेश कर गया तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, वो चमके लगेगा। हीरा ऐसे पत्थर होता है बाबू, ऐसे करके पत्थर होता है, जैसे घर में कैसे टुकड़ा इन्होंने फेंकल होगा वैसे होता है, उसका कोई मोल नहीं है, 0 रुपया फेंकल रहेगा, 0 रुपया। हीरा का दाम जो है ना, उसके काटने वाला कितना ढंग से उसको काटा है, कितना ढंग से उसको तराशा है, कितना अच्छा उसका सुंदर फिगर दिया है, चित्र अच्छा बनाया उसका। जितनी अच्छा से उसको पीस को बनावेगा ना काट के, उतना ही ज्यादा महंगा होता है हीरा। समझ में आया? हीरा उतना ही ज्यादा महंगा होता है। तो काटने वाला पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, उसका प्राइस जो है ना, उसका रेट वो काटने वाला पर निर्भर करता है। तो चलिए, हीरा, यहाँ पर हीरा के बारे में समझा दिए।
हीरा पूर्णांति परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, या है ना, या हीरा पूर्णांति परावर्तन के कारण चमकता है, कह रहे हैं हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा को इस प्रकार काटा, घिसा या तराशा जाता है कि इसके किसी भी फलक से प्रकाश प्रवेश करने के पश्चात उसके अंदर पूर्णांति परावर्तन होता है और हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया, ऑप्टिकल फाइबर दिया होगा, एकदम मोस्ट प्रकाश तंतु होगा। अब क्या कहें इसके बारे में, प्रकाश तंतु एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम ज्यादा इंपोर्टेंट में से है। प्रकाश तंतु को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाश तंतु को समझिए। प्रकाश तंतु होता क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है ना जो संकेत को या डाटा को या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। किसी संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देगा। एग्जांपल आपको देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रकाश तंतु, प्रकाश है ना, या प्रकाशीय तंतु या ऑप्टिकल फाइबर। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर घर है ना, शहर में रहते हैं, छत पर हैं, और इन्हें कुछ दूरी पर वो वही जो गर्लफ्रेंड है उसका है। अब इशारा में इसे बात हो रहा है, इसको कहते हैं संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अरे अब तो आ गया मोबाइल, हेलो ठीक है, बस शुरू हो जाता आदमी, ये है ना। तो उसी तरह से भी कार्य करता है। इस संकेत को, एक उपकरण है जो संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेगा, है ना। व्हाट्सएप कोची है, एक उपकरण है जिसके सहायता से फोटो या इमेज को व्हाट्सएप पर कोची करते हैं, फोटो खींचे, अरे बड़ी सुंदर लगा, लाओ गर्लफ्रेंड को भेज देते हैं, बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं, अरे होता है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। उसी तरह से यह एक उपकरण है बुआ, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से उच्च डाटा या संकेत को, उच्च डाटाओं या संकेतों को, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अच्छा, सिद्धांत में कुछ लिख देंगे तो वही लिखना है कि जो प्रकाश तंतु होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहां तक में कोई परेशानी नहीं है तो अब आ जाते हैं, देखो समझो इस बात को बुआ, ये है इंपोर्टेंट में से, यहां पर आ जाइए, इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रकाश तंतु के बारे में क्वेश्चन ही कहा गया था ना कि प्रकाश तंतु या प्रकाशीय तंतु क्या है एवं यह किस प्रकार कार्य करता है, पूरा वर्णन कर देना है। 5 नंबर के क्वेश्चन अगर देगा तो इसको लिख देना टोटल। नॉर्मली खाली सिद्धांत पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर कौन सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सीधे कहना कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाश तंतु जो होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब प्रकाश तंतु होता कौन चीज है, तो यह एक ऐसा उपकरण है जो उच्च डाटा जो होता है, संकेत होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करता है। सिद्धांत में कहा जाएगा कि, है ना, सिद्धांत में सीधे कहा जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा, अब देखिए काम कैसे करेगा वो, ये क्या है या नहीं है। देखो, इसमें प्रकाश तंतु में 2 भाग होता है, हम समझाते हैं। जैसे ऐसे रहता है वो, ऐसे रहता है, एक बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है, इन्हें से बाहर वाला हिस्सा इसे देख रहा है, एक बाहर वाला हिस्सा ऐसे हो गया, ऐसे। ये अंदर वाला वो हिस्सा देख लो, 2 है, एक बाहर वाला हिस्सा इधर नजर आ रहा होगा, ये वाला बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला बाहर वाला। अरे इसे समझो नहीं यार, वो पाइप ऐसे, पाइप है ना, हाँ पाइप है सर, पाइप है। अब पाइपा के ऊपर हम इसे मोटा मोटा चारों से लगा दिए, बस ऐसे मोटा मोटा लगा दे, बल गया पाइप है, एक और पाइप है, मोटा पाइप है, तो वही यहां पर किए हैं। इस तरह से जरा समझिएगा। यहां पर इसका 2 भाग हम समझा रहे हुआ। प्रकाश तंतु के भाग, 2 भाग कह रहे हैं। प्रकाश तंतु के 2 भाग होता है, प्रकाश तंतु के 2 भाग होता है बुआ, प्रकाश तंतु के 2 भाग होता है, प्रकाश तंतु के 2 भाग होता है। चलिए पहले हम समझाते, इसको छोटा करके पहले समझा देते हैं, बाद में फिर उसको लाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए बताओ, प्रकाश तंतु के भाग हुआ, प्रकाश तंतु के सर 2 भाग, प्रकाश तंतु के 2 भाग। देखो, ये हुआ अंदर वाला भाग है, इपरे देखो ऊपर जो लिखे है ना, ऊपरे ये बाहरी भाग है, नीचे भी बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग है, इन्हें बाहर वाला भाग है, ठीक है। अरे हमनी के शरीर है तो बाहर वाला भाग चारों पटना है, चमड़ा, अंदर वाला चमड़ा के अंदर है ना, वो अंदर वाला भाग है। तो उसी तरह से देख लो, सीधे कहने की प्रकाश तंतु के 2 भाग होता है हुआ, उसका जो अंदर वाला भाग होता है ना, वो अंदर वाला भाग को हम लोग क्रोड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, क्रोड। क्रोड के बारे में 2-3 बार ध्यान रखो। पहला, अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करो, प्रकाश तंतु के 2 भाग होते हैं, इसके अंदर वाला भाग को क्रोड कहते हैं। इसका अपवर्तनांक, क्रोड वाला का जो अपवर्तनांक होता है ना वो ये अधिक होता है, क्रोड का अपवर्तनांक होता है अधिक। ध्यान रहेगा, यहां जो क्रोड है, क्रोड का अपवर्तनांक ही रहेगा अधिक, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो कौन सा माध्यम हो गया, बोलो, सघन माध्यम। सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो सघन माध्यम। जितने अपवर्तनांक माध्यम को दर्शाता है, जेकर अपवर्तनांक ज्यादा हो सघन है, जेकर अपवर्तनांक कम होता है वो विरल माध्यम होता है। ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर देखिए फिर से कह रहे हैं, चलो क्रोड के बारे में जितना बात कहना था वो सबके सब हम कह दिए हैं। पहला ये कहेंगे कि प्रकाश तंतु के 2 भाग होते हैं, प्रकाश तंतु के भाग 2 भाग।
है ना, कहते हैं कि इसके अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है और यह सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। फिर से प्रकाश तंतु के दो भाग होते हैं, प्रकाश तंतु के बगुआ लोग दो भाग, इसके अंदर वाला भाग को क्रोड कहते हैं, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उस सघन माध्यम जैसा कार्य करता है ना। इसके बाहर वाले भाग को आच्छादक कहते हैं, बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे वो आच्छादक, आच्छाद है ना, आच्छाद कहा जाता है, आच्छाद, आच्छाद कहते हैं। बाहर वाले भाग को क्या बोलेंगे आच्छाद, फिर से बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे वो आच्छाद कहेंगे। इसका अपवर्तनांक की क्रोडवा से कम होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है, क्रोड से कम होता है, और कम है तो बताओ, अगर ज्यादा है तो इसको सघन माध्यम बोल रहे हैं, और कम है तो इसको विरल माध्यम कहा जाता है ना, एक विरल माध्यम जैसा कार्य करता है, विरल माध्यम जैसा कार्य करेगा। यहां तक में टोटल याद हो गया, एक बार हम रिपीट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। सीधे पहले ही कह देना कि प्रकाश तंतु है क्या, ऑप्टिकल फाइबर होगा हवा कुछ ही, तो सीधे ही कह देना है बउआ लोग कि यह एक ऐसा उपकरण है जो उच्च संकेतों या डाटाओं को, है ना, डाटा इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से उच्च संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। सिद्धांत में कहते हैं कि पूर्णांति प्रवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसके बारे में वर्णन करना है कि प्रकाश तंतु के दो भाग होते हैं, इसके अंदर वाले भाग को आच्छाद, है ना, इसके अंदर वाले भाग को क्रोड, है ना, क्रोड कहते हैं, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है और यह सघन माध्यम जैसा कार्य करता है। इसके बाहर वाले भाग को आच्छाद कहते हैं, आच्छाद कहते हैं, कुछ बोलेंगे आच्छाद कहेंगे, इसके बाहर वाले भाग को आच्छाद कहेंगे। इसका अपवर्तनांक जो है वो क्रोडवा से कम होता है और विरल माध्यम जैसा कार्य करता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लिख दोगे। जब प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भेजेंगे ना, तो यहां से वो जाना तो चाहिए था, लेकिन क्रांतिक से अधिक रहेगा तो परावर्तन होकर यहां चला जाएगा, फिर क्रांतिक से अधिक रहेगा, परावर्तन होकर इसे 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 करके यह आगे की ओर बढ़ जाएगा और डाटा या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर चल जाएगा। ये क्लियर हो गया है। आप आ जाते हैं बउआ, इस पे देख लेते हैं, तो इसके बाद थोड़ा बहुत जो दिक्कत रहेगा ना चित्र तो में वो सब समझ में आ जाएगा। आ जाइए, आहू जी आहू, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लो यहां पर आ गया है, देखो वो सीधे अब इसको बोलते जाएगा सब लोग, कैसे कैसे बोले हैं। प्रकाश तंतु के दो भाग होते हैं, बैठे वहां पर ना तो बोलते रहिए, प्रकाश तंतु के भाग का दो भाग, इसके अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, इसके अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं, एवं इसका अपवर्तनांक अधिक होता है और यह सघन माध्यम जैसा कार्य करता है ना। इसके बाद कहना है कि इसके बाहरी भाग को आच्छाद कहते हैं, क्या कहते हैं हुआ, इसके बाहरी भाग को आच्छाद कहते हैं, लिखा गया है, इसके बाहरी भाग को आच्छाद कहते हैं, एवं इसका अपवर्तनांक क्रोड से कम होता है। अभी तो बता रहे हैं कि इसका अपवर्तनांक कम होता है और अगर कम है तो विरल माध्यम जैसा कार्य करता है। जब प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे भेजेगा, समझो अब यहां पर प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे भेजेंगे तो इसका अपवर्तन थोड़े होगा। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे भेजे थे, जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार भेजा जाए तो उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाए, तो क्रांतिक कोण से अगर अधिक भेजेंगे तो वहां अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन हो जाता, पूर्णांति परावर्तन। तो जैसे क्रांतिक कोण से ज्यादा पे भेजेंगे ना तो इसे परावर्तन हो जाएगा, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा और इस तरह से करके आगे चल जाएगा। समझ में आया? तो यही लिखा गया है कि जब प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भेजा जाता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे करके आगे निकल जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे चल जाएगा। समझ में आया है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है बुआ। चलिए इसमें चित्र कैसे बनाना है जो देख लीजिए, हम चित्र समझाते हैं, चित्र कैसे कैसे इसमें बनाना है जो देख लीजिए। ये इससे काहे के लिए, हाँ आ जाइए। देखो चित्र में क्या करना है, सबसे पहले ऐसे कर देना है बुआ, ध्यान दो। यहां पर ये क्रोड आपका हो गया, बाहर वाला भाग को आच्छाद कहे थे, प्रकाश को ऐसे भेजना है इस तरह से, इसके बाद यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इस तरह से आगे करके अपना निकल जाएगा। प्रकाश से इस तरह से देखिए जा रहा है, इन्हें से इन्हें गया है, इन्हें से इन्हें गया है, ये हो गया आपका। समझ में आया? बस ये हो गया। प्रकाश तंतु यही होता है। प्रकाश तंतु के दो भाग है, अंदर वाले भाग को क्रोड कहते हैं, क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, सघन माध्यम होता है, बाहर वाले भाग को आच्छाद कहते हैं, अपवर्तनांक क्रोड से कम होता है, विरल माध्यम जैसा कार्य करता है। और जब प्रकाश को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे भेजते हैं, क्रांतिक कोण यहाँ पर कोण जो रहेगा ना, यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला, ये क्रांतिक कोण से ज्यादा रहता है, तब प्रकाश का यहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है और डाटाओं या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। तो इसको हम पढ़ा दिए आपको बुआ, प्रकाश तंतु के बारे में टोटल डिटेल डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर है? तो प्रकाश तंतु आपका हो गया है, खत्म हुआ, प्रकाश तंतु खत्म हो गया। अब देखो यहां पर आपको जो चैप्टर के हम नाम लिखवाए थे ना बुआ लोग, चैप्टर के नाम, उसमें सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन जो खत्म हो गया है। अब हम लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ना, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक देखो यहाँ पर,
गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। अगला चैप्टर के नाम है यहाँ पर गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन है, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन। जब चैप्टर आप नोट्स बना रहे होंगे ना तो वहां पर होगा, सेकंड चैप्टर पहले आप उलट के देख लो, सेकंड चैप्टर देखो तो जरा उलट के, सेकंड चैप्टर जब उलट के आप देखिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर में गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन है। देखो यहाँ पर 5-5 नंबर के पहले तो 2-3 को क्वेश्चन है लगातार, हम क्वेश्चन को पहले छोड़ रहे हैं 5-5 नंबर वाला, उसको हम पूरा एक वीडियो में आपको अपलोड करेंगे बाद में, है ना। अभी पहले इसका शुरुआत आपको कहां से करना है जी समझाते हैं, यहां से शुरू करना है। लेंस क्या होता है, जहां से लेंस क्या होता है ना वो, लेंस क्या है यहां से हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपका यहां से शुरू है। आ जाइए, लेंस क्या होता है जी। देखो लेंस एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। वक्र, कांच का टुकड़ा होता है। जैसे मान ली कि कांच का अगर ये टुकड़ा है, वो मान लो कि कांच का टुकड़ा है तो ये देखो तो एकदम समतल है, वक्र है। वक्र मतलब ऐसे होगा, वक्र मतलब मुड़ है ना, कहते अरे बड़ी है ना टेढ़ा, पहले कहा कि बहुत टेढ़ा है, अरे लड़कियां तो बड़ी ज्यादा टेढ़ी, इससे मुंह उलट के चल जाती है, नहीं तो टेढ़ा होना चाहिए, इसे वक्र होना ही चाहिए तब जाकर लेंस बनेगा। सीधा रहेगा लेंस नहीं है। देखो इसमें कहा टेढ़ा है, कोई इसका एक भी भाग टेढ़ा आपको नजर आ रहा नहीं, तो लेंस नहीं है। लेंस होने के लिए बोला, लेंस होने के लिए ऐसे होना चाहिए कम से कम एक, पूछा जाए कि बताओ तो लेंस है तो सीधे कहना कि नहीं, कहां लेंस है। अगर कांच के टुकड़ा भी तो लेंस नहीं है, कम से कम एक भाग एक को तो कम से कम हो जाए, बाकी एक को तो कम से कम टेढ़ा निकले। सबका सीधे रहेगा तो सब सीधा रहेगा तो लेंस नहीं रहेगा। लेंस होने के लिए कम से कम एक आधो टेढ़ा होना जरूरी है, एक आधो वक्र होना जरूरी है। अब टेढ़ा कहे का मतलब ऐसे टेढ़ा नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। ये आपका लेंस नहीं रहेगा, ये लेंस है तो हाँ सर इधरो टेढ़ा इधरो टेढ़ा, ये तो और लेंस है। अच्छा ये देखो तो लेंस है, ऐसे कर दिए देखो ऐसे, हाँ है लेंस बिल्कुल। अरे इन्हें तो सीधा है, छोड़ो ना, ये टेढ़ा है ना, वाह है मतलब लेंस है, सीधे कहेंगे। ये देखिए तो ऐसे करेंगे तो लेंस है, हुआ देखो तो ये ना सीधा सीधा सीधा, लेकिन यार देखिए इसे टेढ़ा थोड़ा सा मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, लेंस है आपका जी, लेंस रहेगा। ये दोनों ऐसे है, देखो ये भी टेढ़ा तो लेंस रहेगा। मतलब कांच का वैसा टुकड़ा जिसका कम से कम एक भाग वक्र हो, टेढ़ा मतलब कौन चीज, वक्र होना चाहिए, कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए, तब उसको लेंस कहते हैं। और लेंस आपको दो को पढ़ना है, लेंस दो को पढ़ना है, दो प्रकार के पढ़ना है, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, याद रहेगा। कौन कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसे बनता है, उत्तल मतलब बीचा में ऐसे उठल तो उत्तल रहेगा, बीचा में उठल रहेगा तो कौन चीज, उसको उत्तल कहेंगे। बीचा में ऐसे करके उठल है तो देख लो इधर भी उठा हुआ है इधर भी उठा हुआ है तो इसको उत्तल बोलेंगे। अब बीचा में ऐसे धंसल है, देख लो बीचा में ऐसे धंसल है, देखिए ऐसे करके धंसल है, तो बीचा में धंसल रहेगा ना तो उसको अवतल कहेंगे। उठल रहेगा ना बुआ, उठल रहेगा ना, देखो इधर उठा हुआ, बीच में उठा हुआ भाग है, ऐसे बीच में मोटा है, बीच वाला भाग मोटा हो गया, देखो मोटा है, तो बीच वाला भाग मोटा रहेगा तो उसको कौन सी बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। अब बीच वाला भाग देखो एकदम पतला है, किनारे ही बड़ा मोटा हो गया, यहाँ देखो किनारे पतला है, अब बीच में मोटा ज्यादा हो गया है, उत्तल रहेगा। उत्तल लेंस को एक नाम देते हैं बुआ, इसको दिमाग में तुम सेट करो, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कुछ बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो एक नीचे लिख लेना, जब उत्तल लेंस बनाओगे ना इसको बनाना कैसे है, तो देखो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में ऐसे पहले यहां पर बना ए हो गया, नीचे लिख देना अभिसारी, क्या लिखना है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इसको कह देना, अभिसारी लेंस कह देना, क्लियर है। इसको बोल देंगे अवतल लेंस है ना बुआ, ऐसे रहेगा, इसको बोलना अपसारी लेंस, कुछ बोलेंगे अपसारी लेंस, इसको कह देंगे अपसारी लेंस होता है। एगो अभिसारी को 10 क्लास में पढ़ा है, एक अभिसारी लेंस होता है, दूसरा अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, नाम है, ध्यान रखना काहे कहा जाता है उसका कारण है, 10 क्लास पढ़े हैं, 12th में समय है नहीं, नाम है नहीं। एक आदमी आके देखते हो कई गो नाम रहता है, कुछ नाम कुछ और रहता है, कुछ और है, कुछ सुखलाहा सुखलाई करके नाम देखते हो गांव में रख देता है, बिगना फेंकना करके ऐसे नाम धर देता है, जबकि उसका वास्तविक नाम कुछ और है। तो उसी तरह से उत्तल लेंस को कुछ बोलते हैं अभिसारी और अवतल लेंस को कुछ बोलते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगर यहां तक हो गया है, यहां तक अगर पूरा बना लीजिएगा तो इसके बाद आगे बढ़ जाना है बुआ। यहां देखो इसके बाद क्या है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें बिना विचलित किए हुए पार कर जाती है, इसका कोई जरूरत है नहीं। हम ये कहते हैं कि देखो लेंस है ना बुआ, तो बीचवा में होता केंद्र बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, बीच वाले केंद्र। देखो जो दर्पण पढ़े थे में बीच वाले भाग को, दर्पण में बीच वाले भाग को हम ध्रुव बोल रहे थे, बार बार कहते हैं कि ध्रुव है बुआ, ध्रुव है बुआ, ध्रुव है बुआ बोले थे ना, तो हाँ तो उसी तरह से जो पढ़ी बोल रहे हैं कि एकरा में जो बीच वाला भाग रहेगा उसको प्रकाशीय केंद्र कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। और प्रकाशीय केंद्र से कहीं कोई गया तो इन्होंने मुड़ेगा नहीं बुआ, बिना मुड़ले पार कर जाएगा, बिना मुड़ले पार कर जाएगा। प्रकाशीय केंद्र से होने वाला अगर है ना होकर कोई जाए वाला रहेगा ना तो बिना मुड़ले ही पार कर जाएगा, वो उसमें मुड़ेगा नहीं। अगर लाइट ऐसे आया है तो यहाँ देखो एकदम सीधा, ऐसे एकदम ऐसे गया था ऐसे सीधा, इनने से आया एकदम सीधा, एकदम ऐसे गया था सीधा। प्रकाशीय केंद्र से जाए वाला इन्ने उन्हें नहीं होता है, हम मुड़ेंगे नहीं,
आवेगा सीधे पार कर जाएंगे, यह कंडीशन है पहला में। दूसरा में है लेंस किरणों को आधार की ओर मोड़ता है, मतलब ये कहना चाहते हैं ना कि लेंस अगर ऐसे है ना बहुत ही तो प्रकाशीय केंद्र से गया सीधा, लेकिन जब ऐसे जाएगा ना तो सीधे इसको ऐसे मोड़ेगा, जान रहे हो, ऐसे जाएगा तो इस तरह से मोड़ता है, सब 10 क्लास में पढ़े हो, तो इस तरह से मोड़ता है, उसको कहना चाहता है कि मोड़ता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ यहां इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको तो तुम एकदम दिमाग में सेट करो। ये देखो अगर 1 घंटा भी पढ़ाते हैं तो 1 घंटा में हर एक क्वेश्चन में आ जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, देख लीजिए उत्तल लेंस के फोकस दूरी को छोटकी एफ से प्लस होता है, उत्तल वाला में प्लस। देख तो ढेर चश्मा पहन ले रहता, लेंस लगे ले रहता, तो पूछते हैं कि बतावा कितना क्षमता, तो अगर कहेगा कि प्लस में है जी, प्लस में 0.25 है, तो प्लस में 0.25 जैसे ही प्लस का दिया ना, हो लेता आप उत्तल लेंस ले लें जी, बेचारा मोटा लगेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसको दिमाग में सेट करो, दिमाग में इस बात को सेट कीजिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। उत्तल लेंस है ना भगवान, तो उत्तल लेंस के लिए ऐसे देखो, ऐसे करके बनाना है, उत्तल लेंस है तो ऐसे जाएगा, यहां देखिए तो प्रकाशीय केंद्र से गया है, अब ऐसे जब जाएगा तो आधार की ओर इन्हें मुड़ेगा, तो इसको अगर मूल बिंदु मान लें तो मूल बिंदु से इन्ने गया है, तब फोकस दूरी तो यही है, अरे ही तो होता है, तब मूल बिंदु से इन्ने, तो इन्ने वाला प्लस नहीं रहेगा, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस होता है। अवतल लेंस में क्या दिक्कत आ जाता है जी, देख लीजिए अवतल लेंस में दिक्कत कुछ आ जाएगा कि मान लो कि यहां पर हम अवतल लेंस लिए हैं, ऐसे अवतल लेंस ऐसे लिए हैं, एकरा में जब लाइट को ऐसे भेजेंगे तो जब लाइट ऐसे आएगा तो अवतल लेंस में याद होगा ऐसे पढ़ाए थे, है ना सर जी, तो 10 क्लास में ऐसे बताए हैं, आई पीछे इन्हें आके मिलावल जाता है। यहां देखो प्रकाशीय केंद्र यहां पर है, मूल बिंदु यहां है, अब मूल बिंदु से इन्हें गया था, मूल बिंदु से इन्हें माइनस है, इन्हें प्लस, तो एकरा में इधर रहता है ना, तो इसका आंसर इसको माइनस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, इसको एकदम दिमाग में सेट करो, जब तक ये सेट ना होवे तब तक आगे मत बढ़ो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कौन सी धनात्मक प्लस होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कुछ होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाइए, लेंस के बारे में सब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। लेंस के क्षमता से कोई समझते, अरे मेन तो क्वेश्चन में यहां पर आया है, लेंस की क्षमता क्या है बता दीजिए, लेंस की क्षमता क्या होता है, तो देखो लेंस की फोकस दूरी होता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप है ना उत्तल लेंस ऐसे लिए हैं, तो उत्तल लेंस में गया है प्रकाशीय केंद्र से, तो बोले थे कि प्रकाशीय केंद्र से जाए वाला बिना विचलित पार कर जाता, सीधे आया पार कर, है ना, और सनम आज सीधे पार कर जाओ, लौटो नहीं कराने। आज जब ऐसे जाएगा ना बउआ, तो इधर ना ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, तो फोकस दूरी यहां देखो, तो ये फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम लिखना है, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, जैसे 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, 3 का व्युत्क्रम होता है बुआ लोग 1/3, 6 का व्युत्क्रम होता है 1/6, ऐसे। तो उसी तरह से फोकस अगर एफ है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता, और फोकस दूरी को सूचित एफ से करते हैं ना, लेंस की क्षमता को पी से, तब पी बराबर हो जाएगा 1/f। लीजिए हो गया आपका सूत्र, आपका सूत्र हो गया, आपका सूत्र हो गया, परिभाषा खत्म। फोकस दूरी एफ को चाहिए, फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 बटा कर देना है, अभी तो बोले हैं कि 2 का व्युत्क्रम हुआ 1/2 होता है, व्युत्क्रम मतलब बटा में कर देना है, तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कुछ बोलेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे। तो यहां पर देख लीजिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी एफ है तो एफ इस तरह से आया। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि P बराबर जो सूत्र हम लोग लिखते हैं 2 को लिखते हैं, ध्यान देना 2 सूत्र लिखते हैं। P का पहला सूत्र होता हुआ P बराबर है ना O1/F, कब जब F तुमको मीटर में देगा तब, मीटर में रहेगा, कह देगा ना कि मान लीजिए कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 मीटर है, बड़ी लंबा चौड़ा 20 मीटर है, तो अगर 20 मीटर दिया है ना तो इसका प्रयोग करना, लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर दे देगा ना तो P बराबर 100/F का प्रयोग करना, 100/F, 100/F कब, जब F आपको सेंटीमीटर में देगा। जैसे ई कहा कि नहीं, जो लेंस की क्षमता है ना बुआ उस 20 सेंटीमीटर है, तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहां पर रख देंगे, 100/F कर देंगे, सेंटीमीटर में देगा तो इसका प्रयोग करो, मीटर में देगा तो इसका प्रयोग करो। बताइए उत्तल लेंस के लिए एक बात बताओ, उत्तल लेंस के लिए F का मान प्लस में था कि नहीं, पीछे बताए हैं, पीछे बताए हैं, अभी तो बताए हैं। तो पीछे तो कह रहे थे कि फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है उत्तल लेंस के लिए, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक है, तो अगर F का मान प्लस में लिखेंगे तो P का मान प्लस नहीं आएगा। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और क्षमता दोनों के दोनों प्लस होता है, ध्यान रखना है।
और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी भी माइनस और क्षमता भी माइनस, दोनों का है ना, दोनों माइनस में होता है। क्षमता बराबर लेंस की क्षमता जो होता है वो होता है क्या आपको, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को सूचित किससे करते हैं, पी से, और P बराबर 1/f का प्रयोग करते हैं यदि f मीटर में देगा, P बराबर 100/f का प्रयोग करते हैं यदि सेंटीमीटर में देगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको हम ही समझाना चाहते हैं ना यहां पर, कि लेंस के क्षमता का जो एसआई मात्रक होता हुआ, लेंस का की क्षमता का एसआई मात्रक पहला में दिया है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, मीटर के पावर -1। एक नाम देते हैं हुआ डायोप्टर, डायोप्टर, और डायोप्टर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, बड़े की डी से, ध्यान रखो, याद होगा बुआ 10 क्लास में मास्टर साहब बोले थे कि एकदम रट जाओ इसको, आवेगा, वो आया ही था। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है या प्रति मीटर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक प्रति मीटर, मीटर के पावर -1 का तो प्रति मीटर ना मीटर, चाहे तो होता है डायोप्टर, डायोप्टर। क्लियर है? अच्छा अब एक बात समझिए, उत्तल लेंस के लिए बताओ एफ का मान प्लस नहीं था तो ये प्लस रहेगा, और इसका पी भी, पी मतलब लेंस की क्षमता, क्षमता भी प्लस रहेगा। अवतल लेंस के लिए एफ भी है ना, एफ का मान माइनस था और पी भी यहां पर माइनस, दोनों का दोनों माइनस रहेगा, है ना। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस था तो क्षमता भी प्लस रहेगा, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस था तो उसका क्षमता भी माइनस रहेगा। बात क्लियर है? यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बुआ, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो थोड़ा सा आगे देखिए, लेंस सूत्र है, देखो लेंस वाला सूत्र में, लेंस वाला सूत्र में आपको करना को चीजें समझो। लेंस सूत्र में क्या खत्म होने वाला है बुआ, इसका गेम बजने वाला है, इंड होने वाला है। लेंस सूत्र तो u 1/v -1/u बराबर 1/f लिखना, यह लेंस का सूत्र होता है। लेंस सूत्र, लेंस में ऊपर एक के लाइन है, ले ले ले, है ना, लेंस है, ले में ऊपर एक के लाइन दिखी यार, ले में इसी ना लिखे हो बुआ, ऊपर एक है, तो लेंस में ऊपर एक लाइन है तो एक के को देंगे यहाँ पर, माइनस देंगे केवल, बस सीधे माइनस हो गया। वो 1/v -1/u बराबर 1/f। भी बताएंगे प्रतिबिंब दूरी होता है, भी होता है प्रतिबिंब दूरी, यू होता है वस्तु दूरी, और एफ होता है वो लोग फोकस दूरी। सब तो पहले बता दिए हैं, कि सब पहले के वीडियो में पूरा करवा दिए हैं, अगर नहीं देखे हो तब पहला दूसरा और तीसरा का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए तो ये हो गया लेंस, है ना, लेंस सूत्र हो गया 1/v -1/u बराबर 1/f लिख लेना। अब यहां पर आ जाओ बुआ, लेंस के लिए दो नोट पॉइंट है। देखो लेंस के लिए हम समझाना कोई चाहते हैं, दो नोट पॉइंट में क्या सर, नोट पॉइंट बताइए क्या है नोट पॉइंट में। पहला तो लेंस सूत्र लिख देंगे, है ना, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v -1/u बराबर 1/f, हो गया पहला लेंस सूत्र है 1/f। सर दूसरा को चाहिए तो दूसरा में देखो हम क्या करना चाहते हैं, दूसरा में समझो, सेकेंड वाला में क्या रहेगा, इसका आवर्धन, लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो hi/ho होगा ही, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन बोले थे, याद है सबको, आवर्धन क्या बताए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। एक हुआ यहां पर लिखेंगे v/u, जब आवर्धन आपको दर्पण में पढ़ाए थे ना तब माइनस में v/u बताए थे, लेकिन जब लेंस में है तब v/u। देखो लेंस में माइनस आ गया है तब माइनस देने की जरूरत नहीं है, वो प्लस में रहेगा, और दर्पण में प्लस था 1/v 1/u प्लस में था, तो वहां जो आवर्धन हम लोग लिखते थे, एम लिखते थे, ये प्लस आया है तो वहां अपोजिट माइनस देते थे, लेकिन यहां माइनस है तो यहां प्लस में लिखेंगे। बात सबको क्लियर हो गया है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो सब कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझो। पहले दो चीज, लेंस के लिए दो बात अभी ध्यान रखना। पहला, इसका लेंस में सूत्र बीच में माइनस रहेगा, आवर्धन hi/ho चाहे v/u लिखते हैं, यहां तक में किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का गुण, कि प्रतिबिंब का गुण क्या रहेगा जो उत्तल लेंस द्वारा बना है। तो चलिए देखिए, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। उत्तल लेंस में लेंस वाला कंडीशन है, देखो उत्तल है या लेंस है, उत्तल है कोई वो लेंस है, उत्तल और लेंस, इसको समझो। वहां जो आप लोग को हम दर्पण में जो पढ़ाए थे ना, अवतल दर्पण पढ़ाए थे, अवतल दर्पण, ध्यान दो, अवतल और दूसरा उत्तल पढ़ाए थे, उत्तल। तो कहते कि अवतल में 1 2 3 4 बड़ा है, ये छोटा है, ये तीनों को है 1 2 3। तो कहे थे कि छोटका जो है वो छोटे जैसा काम करेगा, काल्पनिक, उसको कह दो कि हम उसा है तो उसे कह देगा, छोटका बड़ा स्थिति यह है। बड़ा आदमी सब कुछ देख चुका है, तो ये वाला कंडीशन हम लगाए थे कहां, तो दर्पण में। आपको लेंस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अवतल दर्पण का जितना गुण था सबके सब उत्तल में हो जाएगा। तो बताइए, है ना, अवतल वाला तो बड़ा था, सभी के सभी लिख देंगे, उत्तल में लिख देंगे, उसका रिवर्स करके लिख देंगे, अवतल दर्पण वाला उत्तल लेंस में आ जाएगा। तो बताइए इसमें क्या बताए थे कि जितना छोटा बड़ा वस्तु के बराबर, सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, सब तरह के प्रतिबिंब बनेगा।
अरे कर पढ़ा दिए है पीछे के वीडियो में, तो पीछे जब हम लोग पढ़ लिए हैं तो ओकरे रिपीट कर लेना है। जो अवतल दर्पण पढ़ा था ना, अवतल दर्पण, वही अवतल दर्पण वाला को उत्तल लेंस में डाल देना है, उत्तल लेंस में लाके डाल दीजिए और सीधे कह देना कि बताइए यहाँ कोई चीज था, तो छोटा प्रतिबिंब है, बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, दोनों प्रकार के बनेगा, काल्पनिक बनेगा प्लस वास्तविक, दोनों है ना, काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के ऑल है ना टाइप्स ऑफ इमेजेस में बनेगा। क्लियर है? तो उत्तल वाला हो गया है। लेकिन अवतल में जस्ट इसका अपोजिट, अवतल में जस्ट इसका कोई होगा अपोजिट। देख लो, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का गुण लिखने के लिए कहा, तो अवतल दर्पण वाला कंडीशन हम लोग क्या लेंगे, तो अवतल दर्पण में हुआ यहाँ देखो, तो बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा लिखेंगे, तो बताओ इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनेगा। याद है, केवल सीधा प्रतिबिंब, सीधा छोटा लिखो, सीधा होता, बड़ी सीधा होता है, ये इतना सीधा होता है कि चॉकलेट देगा फिर मांगो नहीं देगा, उसको लगता है कि हमरे हो गया, और सीधापन कहते हैं। और समझे नहीं है कि अपना क्या है पराया क्या है, सीधा इसको कहते हैं। तो केवल छोटा प्रतिबिंब बनेगा, केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और क्या हुआ था, केवल काल्पनिक, वास्तविकता पते नहीं है, कह दो कि हम मौसा हैं तो बस आप ही मौसा हैं, हो गया नहीं, तो ध्यान रखना। तो इसमें बताइए अवतल वाला में क्या होगा, तो अवतल जो लेंस लिखेंगे वो उत्तल दर्पण वाला हो जाएगा, तो केवल छोटा, केवल सीधा और केवल काल्पनिक। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक में अगर परेशानी नहीं है तो आगे के टॉपिक में आ जाते हैं बउआ। अच्छा, लेंस मेकर सूत्र 5 नंबर के है बउआ, 5 नंबर का क्वेश्चन। एक बाद आ गया संपर्क में रखे लेंस, ये सब तो उसी में आएगा, संपर्क में रखे लेंस वाला सब उसी में आ जाएगा। एक बाद आप संपर्क में रखे लेंस सब वही है। इसके बाद कुछ ये बउआ तो है ना, समझिए दूरी, सब उस सूत्र के समय आएगा, सूत्र के समय। अब आ गया मानव नेत्र, मानव नेत्र और प्रकाशीय यंत्र। तो अब इस चैप्टर जो पिछल का चैप्टर है, पहले उतना आपको कंप्लीट, जितना पढ़ा उतना कंप्लीट करो। एक बाद आपको बताएंगे बउआ 55 नंबर वाला है ना, 55 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे जो है, ठीक है। तो 5 नंबर देखते हैं फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए बउआ सबको गुड नाइट, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सबको कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब पूरा एकदम नोट्स को भी बनाओ ढंग से, है ना, ज्यादा टाइम बचल नहीं है, हम पढ़ो, रेगुलर क्लास होने वाला, एकदम रेगुलर क्लास रहेगा बउआ, रेगुलर एकदम क्लास रहेगा, ठीक है। 6 बजे से क्लास आपका हो जाएगा, ऐसा आपको पता ही होगा, आज भी क्लास हुआ है 6 बजे, 6 बजे क्लास हुआ है ना। तो 6 बजे क्लास रहेगा वो केमिस्ट्री का, है ना, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री वाला क्लास है। आज ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं 6 बजे जो है, ऑब्जेक्टिव जो है 17वां ग्रुप वाला पढ़ावल गया, 17 ग्रुप वाला ऑब्जेक्टिव पढ़ावल गया, 18 हो गया, 18 पढ़ा दिए थे, 17 ग्रुप का ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्लास में हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए सब लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट बउआ, गुड नाइट बउआ, गुड नाइट।